हमने पढ़ा कि एक एग्जेम्प्ट गुड्स होती हैं और एक कौन से वाली टैक्सेबल। टैक्सेबल दो तरह की होती है, एक जिन पे रेट होता है और एक जीरो रेटेड। जीरो रेटेड में प्रॉब्लम ये है कि वो आउटपुट जीरो रेटेड है पर वो प्रोडक्ट टैक्सेबल है, लिहाजा उसका इनपुट होता है। अब इनपुट होता है तो उसको क्या फायदा है, आउटपुट कोई टैक्स नहीं, यानी उसकी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके क्या है, उसके एसेट है, लिहाजा वो कहता है मुझे क्या दे, रिफंड। अब रिफंड किस पे मिलेगा, वो वाली गुड्स जो फिफ्थ शेड्यूल में है या एक्सपोर्ट, उन पे क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। रिफंड कितने दिन के अंदर मिलेगा, 45 दिन के अंदर। लॉ कहता है 45 दिन के अंदर अंदर क्या देना पड़ेगा, रिफंड। जैसे ही वो रिटर्न फाइल करता है वो कहता है मेरा आउटपुट नहीं है, मेरा इनपुट है 1 करोड़, मुझे 1 करोड़ रुपया क्या दे। ज़ाहिर है मेरी लायबिलिटी नहीं है और मेरे गवर्नमेंट से रिसीवेबल है, लिहाजा गवर्नमेंट उसको क्या दे देती है, रिफंड। लेकिन अगर उसने गवर्नमेंट के पैसे देने हैं, वो पेनाल्टी हो सकती है, वो सरचार्ज हो सकता है, कुछ टैक्स उसने और पे करना, तो गवर्नमेंट वो वाला टैक्स काट लेगी, बाकी उसको क्या दे देगी, पे कर देगी। क्लियर है। आखिरी बात, अगर किसी ने गलत एडजस्टमेंट ले ली है, इनपुट की बनता नहीं था, ले लिया, तो फिर मेरे ख्याल को 50-60 दिन होते हैं, उसके अंदर अंदर उसके खिलाफ फिर क्या होती है, कार्रवाई करते हैं। वापस आते हैं, टैक्सेबल 18% इनपुट आउटपुट वो चलता रहेगा। अगर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है या इनएक्टिव है तो 4% एक्स्ट्रा लग जाएगा, वो सिस्टम चलता रहता है। वो लगती है वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। लेकिन अगर कोई ऐसा बेच रहा है कि जो रिटेलर है और थर्ड शेड्यूल आइटम बेच रहा है, तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई पे नहीं बल्कि रिटेल प्राइस पे। रिटेल प्राइस और वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या फर्क है, रिटेल प्राइस में सारी रेगुलेटरी ड्यूटी प्लस आगे वालों का प्रॉफिट शामिल होता है, जबकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में जितने की बेच रहा हूं, मुझे क्या आगे वाले जितने की भी बेचे, मैं जितने की बेच रहा हूं तो वो क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन रिटेल प्राइस फर्क है। ये सारे की सारी टैक्सेबल है। एक और टैक्सेबल है, वो कौन सी है, जीरो रेटेड। वो कौन सी है, जीरो रेटेड, जिसपे आउटपुट पे टैक्स नहीं होता लेकिन इनपुट पे होता है, यानी नहीं होता एट द रेट ऑफ 0%, एग्जेम्प्ट नहीं होता। ठीक है। अब जो बंदा टैक्स जो है आउटपुट नहीं है इनपुट है, मेरे ख्याल में वो एक्सपोर्टर होगा। यूजुअली कौन वाला होता है, वो एक्सपोर्टर या वो जो कोई प्रोविजन देते हैं कहां पे, कन्वेंस पे, ये दो हो सकते हैं। बाकी जो है वो नेचुरल डिजास्टर के केस में या फलां फलां इस तरह, अदरवाइज यही दो बंदे मिलते हैं। तो एक्सपोर्टर क्या करता है, जैसे ही एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट किस पे करेगा, एट द रेट ऑफ 0%। ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास भागा भागा जाएगा, मुझे क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए, वो सॉरी रिफंड चाहिए, तो वो कहे रिटर्न फाइल कर दिया, जी मैंने कर दिया। तो जिस दिन रिटर्न फाइल करे 45 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करते हैं, वो पैसे रिफंड कर देते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट के पैसे देने हैं, वो एरियर्स हैं, वो टैक्स पेड है, वो फाइन है, वो पेनाल्टी है, कुछ भी डिफॉल्ट सरचार्ज है, तो गवर्नमेंट वो वाले पैसे काट लेती है, बाकी उसको क्या कर देती है, रिफंड। जिसने गलत क्लेम किया उसको क्या मिलती है, सजा मिलती है, तुमने गलत। ये अभी करोड़ों के केसेस कराची में, लाहौर में ऐसे आए हैं जिनमें उनको रिफंड बनता नहीं था लेकिन रिफंड दिया गया। रिफंड देने वाले कौन है, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिपार्टमेंट। लेकिन रिफंड जाता कहां से है, गवर्नमेंट के। तो अगर किसी को मैं गलत 1 करोड़, मैं ऑफिसर हूं, मैं 1 करोड़ रिफंड दे दूं और उसका बनता नहीं है, मैं उसे कहता हूं 20 लाख मुझे दे दो, 80 तुम रख लो, तो दोनों को फायदा होता है। तो ये गलत रिफंड भी चले जाते हैं, बाज़ दफा इसमें बंदे इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर एक और डिपार्टमेंट है जो इसकी क्या करता है, तहकीक करता है। ये वाली बात क्लियर होगी। अब आते हैं एग्जेम्प्ट गुड्स की तरफ। दो तरह की गुड्स होती है, एक टैक्सेबल, एक एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल फिर फर्दर दो तरह की, एक जिन पे रेट लगता है और एक जिन पे जीरो रेट है। जिन पे रेट लगता है फिर वो फर्दर दो तरह की, एक जो जिन पे वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगता है और जिन पे किस पे लगता है, रिटेल पे लगता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में फर्दर दो है, जिन पे पूरा 18% लगता है और कुछ ऐसे हैं जिन पे रिड्यूस रेट लगता है। ये कंसेप्ट अपने जहन में एक ट्री डायग्राम बनाना शुरू कर दे। फिर जनाब एग्जेम्प्ट गुड्स कौन सी हैं, जो मेडिसन, बिल्कुल जो मेडिसन है। इसी तरह से एक पूरी लिस्ट है जिसमें एग्जेम्प्ट गुड्स आती हैं, वो है 6th शेड्यूल।
फिफ्थ में वो जो कौन से वाली जीरो रेटेड, और एग्जाम्प्ट किस में आती हैं? सिक्स शेड्यूल में पूरी एक लिस्ट है। स्टेशनरी पे नहीं लगता, इसके अलावा खुले दूध पे नहीं लगता, खुले गोश्त पे नहीं लगता, फ्रूट पे नहीं लगता, खुली सब्जी जो है इन पे नहीं लगता। इसी तरह से बहुत सारी, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे नहीं लगता, मेडिसिन, पूरी एक लिस्ट है। हमारे सिलेबस में शामिल नहीं। हमारे सिलेबस में क्या शामिल है? एग्जाम्प्ट गुड्स कौन से वाले शेड्यूल में है? सिक्स शेड्यूल में पूरी एक लिस्ट है जिनमें वो आगे उन पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। बताएं उनका इनपुट होगा, आउटपुट होगा? ना इनपुट ना आउटपुट, क्योंकि वो बजाते खुद जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स हैं, वो क्या है? वो एग्जाम्प्ट है। क्लियर? ना इनपुट ना आउटपुट, ये वाली बात समझे। अब मैं अगर फर्क की बात बताऊं, मुझे बताएं जो एग्जाम्प्ट गुड्स है, एक बंदा है ये वाला, वो एग्जाम्प्ट गुड्स बेचता है, ये वाला जीरो रेटेड बेचता है, इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? जो एग्जाम्प्ट वाला है उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? नहीं है। क्यों? ना इनपुट ना आउटपुट, ना लेना ना देना। मैं मेडिसिन बेच रहा हूं, मेरी है ही सारी की सारी क्या? एग्जाम्प्ट। ना इनपुट ना आउटपुट, ना लेना ना देना, सीधी बात। लेकिन ये वाले बंदे को बताएं रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? यस, इसको जरूरत है। ठीक है, तो इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट तो नहीं है, लेकिन इनपुट का तो हिसाब रखना पड़ेगा। इसी वजह से अब जरा आज हमने कहा था किन किन बंदों को जो है वो जरूरत नहीं होती रजिस्ट्रेशन की। दो बंदे बचाए थे। कौन से वाले? टायर 2 वाला रिटेलर और एक्सपोर्टर। लेकिन एक्सपोर्टर ने अगर रिफंड लेना है तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी। तो टायर 2 वाला, उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। और कौन से वाला? और एक्सपोर्टर, वैसे तो ज़ाहिर उसका आउटपुट नहीं होता, उसकी लायबिलिटी नहीं होती, वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन ना करवाए। लेकिन अगर वो चाहता है मुझे क्या मिले? रिफंड मिले, इनपुट, तो फिर ज़ाहिर हिसाब देना पड़ेगा। तो फिर उसको क्या बनना पड़ेगा? रजिस्टर। वापस आते हैं, एग्जाम्प्ट वाले को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, जो जीरो रेटेड है रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। एग्जाम्प्ट वाले का ना इनपुट ना आउटपुट, इसका आउटपुट नहीं होता, यानी पेएबल नहीं होता, लेकिन इनपुट होता है। जो एग्जाम्प्ट वाला है वो सेल्स टैक्स इनवाइस इश्यू करे ना करे, सेल्स टैक्स इनवाइस से मुराद जिसमें सेल्स टैक्स ये वो सेक्शन 23 में लिखा है। लेकिन जो जीरो रेटेड वाला है उसने लाजमी तौर पर सेल्स टैक्स इनवाइस कर। जो एग्जाम्प्ट है वो अपनी टाइमली रिटर्न फाइल करता होगा? नहीं, उसको तो जरूरत ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं है, रिटर्न नहीं फाइल करता। लेकिन जो क्या जीरो रेटेड है वो अपने टाइमली रिटर्न फाइल करता होगा। अच्छा ये बताएं, एग्जाम्प्ट पे टैक्स रेट है? नहीं, लेकिन जीरो रेटेड है, बट एट द रेट ऑफ 0%। 0% है, ये है, यानी ना होने से अलहदा बात। चले हम जरा रिफंड को पढ़ते हैं और बाकी बातें करते हैं और इसको फिर कंक्लूड करेंगे। रिफंड 10 पॉइंट नंबर 10 एंड द पॉइंट से बताया करेंगे, वो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। पेज नंबर 14 है, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स। ये कौन होगा? पता नहीं, कोई बंदा होगा जो 5th शेड्यूल में होगा, वो वाली चीजें बेचता होगा, कोई एक्सपोर्टर वगैरह होगा। चले, इफ इनपुट टैक्स पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द परचेज एक्सीड द आउटपुट। इनपुट, अच्छा ये बताएं, इनपुट ज्यादा होता है यूजुअली या आउटपुट? क्योंकि प्रॉफिट के साथ 100 रुपए वाली चीज 100 की बेचे, दोनों बराबर। 100 वाली चीज 90 की बेचे तो आउटपुट कम और इनपुट ज्यादा। क्या ऐसा होता है? नहीं। तो हमेशा केसेस में क्या होता है? इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा। लेकिन अगर कोई बंदा एक ही दफा क्या लेके आए, माल लेके आए और थोड़ा थोड़ा बेचे, तो कभी कभार उसका क्या होता है, जो है आउटपुट कम और इनपुट ज्यादा, जाहिर है। लेकिन आखिरकार जब वो माल बिक जाएगा तो फिर इन द एंड क्या होगा? 100 वाली चीज 120 की बेचेगा, हमेशा आउटपुट ज्यादा। किसका कम होगा? किसका इनपुट ज्यादा होगा और आउटपुट कम होगा? हमेशा जीरो रेटेड वाले का, जीरो रेटेड एक्सपोर्टर का। क्यों? उसका जो है ही नहीं। चले जरा आइएगा, इफ द इनपुट टैक्स पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द परचेज एक्सीड कौन से वाला? आउटपुट, बिकॉज जीरो रेटेड लोकल सप्लाई, जीरो रेटेड लोकल सप्लाई, या फिर कौन से वाली? एक्सपोर्ट। ये लोकल सप्लाई कौन सी है? जो कन्वेंस यहां पे खड़ी थी, पेमेंट सप्लाई तो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं ना, कराची पे एक शिप है, वो खड़ा हुआ है, तो उसको सप्लाई कर रहा है। क्या वो पाकिस्तान से बाहर है?
नहीं, वो तो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन जाएगा कहां? बाहर। तो ये एक्सपोर्ट जो बाहर भेज दे, और ये कौन से वाला जो पाकिस्तान में, मतलब कौन से वाली, वो जो कन्वेंस वाली एग्जांपल, ये दोनों इकट्ठे हो। क्लियर हो गए? आगे चलते हैं। द एक्सेस जो है, एक्सेस इनपुट शैल बी रिफंडेड। एक्सेस इनपुट से क्या है? इनपुट और आउटपुट का आपस में डिफरेंस, वो 0%, ये 18%। तो शैल बी रिफंडेड कब? कितने दिन के अंदर अंदर? 45 दिन के अंदर। मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी बात नहीं जो समझाने वाली। आगे चलते हैं। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लाइबल टू पे एनी टैक्स, कोई पैसे देने हैं, डिफॉल्ट सरचार्ज देना है, या कोई पेनाल्टी देनी है अंडर एनी लॉ, ना सिर्फ सेल्स टैक्स में बल्कि इनकम टैक्स में, बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स में, कानून, किसी भी कानून के तहत उसने किसके पैसे देने हैं? गवर्नमेंट के। एनी को अंडरलाइन कर, एनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेड बाय बोर्ड, बोर्ड ऑफ कौन से वाला? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो बताएं जो इनकम टैक्स है वो उसको कौन, बाकी टैक्स का हमें नहीं पता, लेकिन दो टैक्स का हमें पता है जो कि एफबीआर डील करता है, एक ये सेल्स टैक्स और कौन सा? तो अगर आपने इनकम टैक्स के पैसे देने हैं, आप रिफंड लेने गए तो वो इनकम टैक्स के पैसे भी काट लेंगे, कोई डिफॉल्ट सरचार्ज, सेल्स टैक्स का, इनकम टैक्स का, सारे। तो ये वाली बात समझ आ गई। बोर्ड से पैसे लेने हैं रिफंड के, वो कहता है आपने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स या बाकी कोई भी टैक्स जो कौन, जो एफबीआर के अंडर है, वो फिर क्या करेगा? वो सारे पैसे निकाल के द रिफंड अंडर सेक्शन शैल बी मेड आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ दैट अमाउंट। वो फिर आपने कोई टैक्स देना है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, आपने डिफॉल्ट सरचार्ज इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के, और कोई जो बोर्ड के अंदर है, और कौन सी कोई पेनाल्टी देनी है, तो वो वाले पैसे काट लेगा और बाकी आपको पैसे वापस कर देगा। चलें लें जी। वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड, कौन से वाला? इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका पूरा नाम है। इनपुट टैक्स को क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। आर रिफंड, आपने क्लेम कर लिया, या रिफंड गलत क्लेम किया या इनपुट गलत क्लेम किया, वाज नो एडमिजिबल, एडमिजिबल, इनएडमिजिबल सुना है ना, आपका बनता नहीं था, आपने क्लेम कर लिया। द प्रोसीडिंग, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, अगेंस्ट हिम शैल बी कंप्लीटेड विद इन, तो उसके अगर उसने कहा तो जो है रिफंड कितने दिन के अंदर अंदर देना है? 45 डेज के अंदर, और उसके खिलाफ कार्रवाई कब तक मुकम्मल करनी है? 60 डेज के अंदर अंदर। फॉर एनी इंक्वायरी और ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में बी एक्सटेंडेड, कौन से वाले? 120 डेज बाय द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर। उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ये ऊपर वाले ऑफिसर है ना, ये उनको मजीद कितने तक जो है वो कितने 120 दिन तक बढ़ा सकते हैं। बोर्ड में एक्सटेंड द पीरियड अप टू 9 मंथ, लेकिन चीफ कमिश्नर तक जाके बात रुक जाएगी। ऊपर वाले जो है अगर मजीद एक्सटेंशन चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए, तो फिर क्या कुल मिला के बात करते हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है क्योंकि उसने गलत रिफंड क्लेम किया है या कौन इनपुट एडजस्टमेंट क्लेम, दो बातें, गलत रिफंड या इनपुट ज्यादा ले लिया या रिफंड ज्यादा मांग लिया, जो भी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कितने दिन में होगी? 60 दिन के अंदर। मजीद जो है वो कितने तक, ये 60 दिन कितने तक जा सकते हैं? 120। लेकिन ये मजीद जो 60 दिन है ये एडिशनल कमिश्नर, इससे ऊपर कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ये लोग देंगे। हाँ, अब तब तक भी कार्रवाई नहीं मुकम्मल कर सके तो बोर्ड आपकी जो है पीरियड को कितने तक बढ़ा सकता है? 9 मंथ तक बढ़ा सकता है। इससे ज्यादा जो है फिर इस मतलब इस पीरियड के अंदर अंदर आप लोगों से मुराद यही है कि जो बोर्ड है उसने कार्रवाई उस बंदे के खिलाफ करनी ही करनी। आगे चलें, एक एग्जम्पशन के नाम से आएगा, 13 है आई थिंक, 13 पॉइंट एग्जम्पशन, और ये पेज होगा 16। ये पता नहीं कोई 6 शेड्यूल वाली आइटम होती, ठीक है। चलें जरा पढ़ते हैं। एग्जम्पशन, सप्लाई ऑफ गुड्स आर इंपोर्ट्स स्पेसिफाइड, कौन से वाला शेड्यूल? 6 शेड्यूल। तो 0 रेटेड किस में है? 5th शेड्यूल में। और जो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता, 6th, शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जो कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि अगर आप हॉस्पिटल को कोई चीज बेचो तो वो एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन हॉस्पिटल छोटा मोटा नहीं, 50 बेड से ज्यादा का, 50 बेड से ज्यादा का, इसका मतलब है कोई 10, 20, 30 बेड्स वाला हॉस्पिटल, बेड की कैपेसिटी होती है ना, इतने मरीज एक टाइम पे वहां पे एडमिट हो सकते हैं, तो 50 बेड्स। तो यस, गवर्नमेंट 6 शेड्यूल में गुड्स लिखी हुई हैं। कुछ गुड्स के साथ क्या है,
गवर्नमेंट की कंडीशन भी है। क्लियर हो गया? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, तो फिर वो वाली जो है एग्जेम्पशन तो मिलेगी, लेकिन कितने पे? 50 बेड से ज्यादा वाले यानी बड़े हॉस्पिटल को मिले। ओके, चलें आगे चलते हैं। हाउ एवर गवर्नमेंट में whenever circumstances exist to take immediate action for the purpose of national security, natural disaster, national जो है कौन से वाले फूड सिक्योरिटी, ये पहले पढ़ा लग रहा है, ठीक है। तो ये सारे बायलैटरल एग्रीमेंट, टैक्सेबल सप्लाई और इंपोर्ट होल और एनी पार्ट ऑफ, तो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं जनाब। क्लियर हो गया? वहां पे क्या था? जीरो रेटेड में भी यही था, दो बताई गई थी, एक कौन से वाली एक्सपोर्ट और एक कौन सी वाली? वो कन्वेंस वाली। लेकिन साथ में कहा कि किसी भी प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ये नेचुरल डिजास्टर, सिक्योरिटी, फूड इमरजेंसी, इसके केस में जीरो रेटेड कर सकती है। यहां भी यही कह रहा है कि जो 6 शेड्यूल में है वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। लेकिन गवर्नमेंट को अगर इन कोई नेचुरल डिजास्टर है, कोई सिक्योरिटी का मसला है, कोई फूड का इमरजेंसी है, उस सूरत में वो उनको क्या कर सकती है? एग्जेम्प्ट बाकी गुड्स को भी फौरी तौर पर कर सकती है, ठीक है। ओके, द बोर्ड शैल प्लेस बिफोर नेशनल असेंबली ऑल नोटिफिकेशन इश्यूड इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब है एग्जम्पशन मिल जाती है नोटिफिकेशन इशू करके, लेकिन ये नोटिफिकेशन साल के एंड पे चैप्टर 1 बी लॉ का नेशनल असेंबली में मनी बिल पास होते हैं, सेनेट पे नहीं जाना पड़ता। तो ये वो वाली बात है। तो फिर किस में जाएंगे? सेनेट, नेशनल असेंबली में, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? पैसे से, रेवेन्यू, मनी बिल सुना होगा। तो ये वाले सारे कहां पे जाते हैं? कौन से? नेशनल असेंबली में। फिर उनको अप्रूव कराते हैं। ड्यूरिंग द ईयर बोर्ड नोटिफिकेशन इशू करता रहता है, लेकिन ईयर एंड पे वो फिर उनसे क्या करवाता है? अप्रूव करवाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, सेल्स, एक और बात लिखी हुई है, शायद हमने पढ़ी हुई है, सेल्स मेड बाई कौन से वाला? कॉटेज इंडस्ट्री शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो एक नई बात एग्जाम्पशन में हमें पता चल गई। डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड, और फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। डिफरेंट बिटवीन जीरो रेटेड एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज हमें पता है। डेफिनेशन, जीरो रेटेड सप्लाई और आगे कौन सी? एग्जेम्प्ट सप्लाई। सुनिए, इट इज द सप्लाई विच इज चार्ज टू द टैक्स एट द रेट ऑफ 0%, और वो क्या है? इट इज द सप्लाई विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। दोनों की पता चल गया। ये रेट तो है, लेकिन कौन से वाला? 0%। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट, खुद बताएं, जीरो रेटेड पे इनपुट टैक्स जो है वो अलाउड है और क्या मिलेगा? रिफंड। लेकिन इनपुट टैक्स इज इनएडमिसिबल, क्योंकि जो एग्जेम्प्ट गुड्स है ना इनपुट ना आउटपुट। ओके, प्रोडक्ट कवर्ड गुड्स, इसमें क्या होती है? एक्सपोर्टेड या फिर जो है नोटिफाइड बाय बोर्ड, और कौन से वाली? जो 5th शेड्यूल में, ये हमें पता है, ठीक है। और कौन से वाली? जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज है वो कौन से वाली है? वो 6th शेड्यूल वाली। क्लियर है? आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन, जीरो रेटेड वाला को लाजमी जरूरत है कि वो रजिस्टर्ड हो, लेकिन जो एग्जेम्प्ट सप्लाई वाला है वो रजिस्ट्रेशन कराए ना कराए उसकी मर्जी है। इनवाइस रिक्वायरमेंट के इनवाइस इशू करनी है, जो जीरो रेटेड वाला है वो क्या करेगा? इनवाइस इशू करेगा, बट एट द रेट ऑफ 0%। लेकिन इसके लिए कोई इनवाइस, टैक्स इनवाइस उसको देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स नहीं है, क्योंकि उसने रिटर्न नहीं फाइल करनी, क्योंकि उसने हिसाब नहीं रखना। यहां तक क्लियर हो गया? तो भाई जो है यहां तक ओके है। चले हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, जरा आइएगा। आपको मैंने न्यूमेरिकल 36 तक सॉल्यूशन भिजवा दी, 36 तक सॉल्यूशन भिजवा दिए। उसके बाद 37, 38, 39, 40, 41 क्वेश्चन उनको सॉल्यूशन के साथ भी भिजवा दिया, अभी व्हाट्सएप किया। इसके अलावा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आपको असेसमेंट वाले चैप्टर में, तो उसको उर्दू में लिख के वो एक बुक पे मुझे मिले, वो बेहतर थे, मैंने वो आपको स्कैन करके भिजवा दी। ठीक है, ये वाली बात समझिए। फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल का फॉर्मेट वो भिजवाया। ये 4-5 चीजें मैंने आपको भिजवा दी। दोबारा से आपको पहले जो है वो गलत रेट के साथ चले गए थे, सॉल्यूशन भिजवा दिए 36 तक। उसके बाद एक और फाइल मैंने भेजी है व्हाट्सएप पे, वो 37, 38, 39, 40 और 41 उनके क्वेश्चन भी हैं लेटेस्ट अटेम्प्ट के, और क्या है उनके सॉल्यूशन में। फिर असेसमेंट के चैप्टर वो बंदा आपस में क्या कर जाता है, उनको मिक्स, तो उनकी उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ वो भी मैंने आपको स्कैन करके भिजवा दिए। और आखिरी बात, एक फॉर्मेट आया हुआ है, हाँ? लॉन्ग बैच में नहीं आया?
अच्छा मैं भिजवा देता हूँ, वो मैं भिजवा देता हूँ, ठीक है, मैं अभी भिजवा देता हूँ, जो है जैसे ही वो खत्म होगा कोई दोस्त मुझे याद करवा दे तो मैं भिजवा देता हूँ। नॉर्मल बैच वालों को आ गया, अच्छा चले मैं लॉन्ग बैच वाले भिजवा। तो ये 4 चीजें मैंने भिजवाई हैं, ठीक है, आपको फौरन ही इसके बाद जो है मिल जाएगी, जो है मुझे सिर्फ याद करवा दीजिए। लेकिन जी हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल ले टेस्ट में से कोई एक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताएं कि कुछ चीजें ऐड होती हैं प्रॉफिट में और कुछ चीजें, थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, जिसका नहीं है वो जाके दोबारा से बिजनेस वाला क्या पढ़े, चैप्टर पढ़े, इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर, सारा कुछ उसी से आज पढ़ेंगे, फिर आपको याद आएगा कि मैंने बिजनेस के चैप्टर को सही नहीं पढ़ा था। अब मुझे बताएं अगर लॉस हो फिर क्या करें? अगर तो प्रॉफिट है तो कुछ चीजें ऐड होंगी कुछ लेस होंगी, तो क्या ये उलट हो जाएगा अगर लॉस हो? चले एक लॉस वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और वो है क्वेश्चन नंबर जो है वो 39। कौन से वाला? क्वेश्चन नंबर 39 है आजादी एंड कंपनी, एसी उसको कह रहे। और इसमें आज 3 बातें डिफरेंट होंगी जो आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज से, और आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा वो आप घर से करके आएंगे। चले स्टार्ट करते। आजादी एंड कंपनी जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है वो सामने देखे, वही चीज है जो आपके पास होगी, मैं यहां पे जो पढ़ा रहा हूं। लें जी, आजादी एंड कंपनी, इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है लॉस बिफोर टैक्स। कौन से वाला? ये पहला क्वेश्चन था जिसमें उसने लॉस देना शुरू किया तो स्टूडेंट गड़बड़ा गए कि अगर प्रॉफिट हो तो कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ क्या करते हैं, लेस करते हैं, लेकिन अगर लॉस हो तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, काम को उल्टा कर दिया। ऐसा नहीं करना। लॉस में भी जो चीजें ऐड नॉर्मली होती हैं वही होंगी। देखें 100 रुपए का, जरा सुनने, क्यों 100 रुपए का प्रॉफिट है, एक गलत खर्चा आया 200 का, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। गलत खर्चा ऐड होता है ना, गलत खर्चा, तो टोटल कितना बन जाएगा, 300 रुपए प्रॉफिट। 100 रुपए का प्रॉफिट था, गलत खर्चा आया 200 का, से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन गलत, चलो आपको एग्जांपल के साथ 100 रुपए प्रॉफिट है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 200 है, इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाए, 300। अब जरा सुनिएगा, 50 का लॉस है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आई 200 की, ऐड बैक करेंगे और कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 150। तो आपने अपनी तरफ से कोई सेंस नहीं लगानी, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, असूल वही है। स्टूडेंट ने तब क्या किया था, ये मेरा ख्याल 22 में आया था, 22 के भी सितंबर में, आपसे 3-4 अटेम्प्ट पहले की बात, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 था सितंबर 2022 का। तो स्टूडेंट ने क्या किया, ये प्रॉफिट आए तो जो चीजें ऐड करते हैं वो ऐड और लेस करते, अब चूंकि ये लॉस है मामला उलट हो जाएगा। अब जो ऐड करनी थी वो हम लेस कर रहे हैं, और जो लेस करनी थी वो क्या कर, वो ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रॉफिट नहीं ऊपर लॉस है। नहीं भाई, अगर तो 100 रुपए प्रॉफिट है, 200 का गलत खर्चा ऐड करेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 300। और अगर 50 रुपए लॉस है फिर भी ये उसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो अब कितने का प्रॉफिट रह जाएगा, 150 का। तो इस तरह से करना, ये नहीं कि उल्टा इसको भी लेस कर दें ताकि लॉस जो है मजीद 250 का हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि सेल्स कितनी है, 380 मिलियन मिनिमम, शाबाश। 100 मिलियन से देखें, ठीक है, 100 मिलियन से ज्यादा की सेल है। देखिए कंपनी का तो हमें आना ही नहीं न्यूमेरिकल, तो फिर हमें किसका आएगा, इंडिविजुअल और एओपी। उसके लिए क्या है, 100 मिलियन से ज्यादा की सेल है। तो हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें नीचे लिखा हुआ था मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन इसके एंड पे देखें क्या लिखा हुआ है, शो ऑल रेलिवेंट एग्जम्पशन एक्सक्लूजन डिसअलाउंस, और ऐसा बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये इसमें चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, हमने एक वर्किंग और करनी है, कौन सी, मिनिमम 320 रेवेन्यू, यही हो जाएगा 320 रेवेन्यू का 1.25, दोनों को कंपेयर करना है। और अगर
नॉर्मल टैक्स पेएबल कम है और ये ज्यादा है, तो दोनों का दरमियान जो डिफरेंस होगा वो, ये दो चीजें थी जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को उसने डिफिकल्ट बना दिया। एक एडजस्टमेंट आई डिस्पोजल वाली, ये वाली कॉस्ट ऑफ सेल में ये वाला जो पॉइंट था, इसने भी इसको डिफिकल्ट बनाया। बाकी देखिएगा क्वेश्चन इंतहाई आसान है, तो ये सारे निकाल भी लें तो 3 से 5 नंबर बनते हैं, लेकिन टोटल नंबर कितने हैं? 17 नंबर में से, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या परेशान हो गए कि अब इसका क्या करना है? तो आपने अपने नफ्स पे काबू रखना है और कहना है कि मुझे इसमें से वो ढूंढना है जो मुझे आता है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हकीकत बता। प्रेशर ही इतना होता है कि हम जितनी मर्जी नसीहतें करें, वहां जाके हम भी एक दफा जो है, तो वो हमें पेपर देता था, हम साथ में थोड़ा सा पानी भी ला दो यार, ठीक है। तो वो जो होता है ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन ट्रेनिंग हम इस तरह से आपकी करवाते हैं कि आपने करना यही है कि मैंने इसमें से जो मुझे आते हैं, क्यों, इससे पिछला जो क्वेश्चन है मुझे सारा आता था, अब इससे पिछला भी नहीं आता था ठीक है, तो मुझे वो सारा आता है, उसमें से मैं तकरीबन 75 से 80% ले लूंगा। इसमें से मेरे अगर 40, 45, 35% भी आ गए ना, मैं पास हूं। तो आपने इसी तरह से खुद को कहते रहना, मैं पास हूं, मैं पास हूं, ठीक है। और साथ में इन्विजिलेटर आ गए कि भाई मैं भी आपके पास हूं, बाकी का भी ख्याल कर अच्छा, ठीक है, चले। खैर, आपने कहना कि जरा मैं पास हूं, ठीक है, आपने आपको हौसला देना, ठीक है, ठीक है। नहीं, अपने पास है इंशाल्लाह। आ जाए हम शुरू, बस ये 2 मसाइल थे जो मैंने डिस्कस किया। आ जाए आजादी एंड, देखिएगा इसमें से आप कितने मार्क्स ले सकते हैं। आजादी एंड कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्या है? एओपी है यार, क्या करें इसका, क्या करें इसका, ये तो एओपी आ गई। बड़ा जी पूछे, नहीं, वो गलती से किसी और उसमें ग्रुप में चले गए होंगे, ठीक है। हाँ, आते सज्जे हाथ मुड़ गए हैं या खब्बे हाथ, अच्छा मैं कर दूंगा जी, ठीक है। सामने नजर आ रहे, यही मैंने करने थे। अच्छा चले, आज आजादी एंड कंपनी क्या है? एओपी है। ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, हमने तो एओपी को किया ही नहीं। मरो देख लो, यही होता है। अच्छा, इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कहां पे डिफरेंस मैं आपको बताने लगा हूं। एओपी को मैं जानबूझ के जो है डिले कर रहा हूं, इस वजह से कर रहा हूं कि कोई फर्क नहीं है, सवाए अगर वो कह दे कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट जाता है, वहां पे आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, उतना सा डिफरेंस है। मैं आपको एओपी का क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जैक्टली यही होना है, ठीक है। जरा आइएगा, तो हम एओपी का क्वेश्चन करने लगे। मोहतरम आइएगा जरा, जो है कौन से वाला, डिस्पोजेबल प्रोडक्ट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किसके अकाउंट से? आजादी एंड कंपनी से, ठीक है, ओके। फॉर द ईयर एंडेड, कौन से वाला? 30 जून 2022, एओपी का क्वेश्चन है। चलें जरा देख लेते हैं। सेल्स कितनी है? फौरन जहन में आना चाहिए कि हमने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी, वहीं पे अगर हो सकता है वो कह दे कि जनाब जो है मिनिमम टैक्स, कहा था एक दफा मिनिमम की टैक्स की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन इसमें उसने ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ, तो एक साइड पे छोटा सा लिख दें कि मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। क्यों? 100 मिलियन से ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, नीचे उसने रोका नहीं है, तो यहां पे हम एओपी और इंडिविजुअल 100 मिलियन से ज्यादा हूं, मिनिमम टैक्स उन पे लगता है। क्लियर है? ओके, चलें ये वाली बात अब जरा पढ़ लेते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 जो है 1 और उसके रूल्स, नंबर 1 कंप्यूट टोटल इनकम, उसके बाद कौन से वाली? टैक्सेबल इनकम, उसके बाद कौन से वाले? टैक्स लाइबिलिटी ऑफ आजादी एंड कंपनी, कौन से वाले? टैक्स ईयर 2022, ठीक है, ओके। ये 15 नंबर का है। डिस्कस द इंप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय सारा, कोई ऊपर उसने स्कॉलरशिप लिया होगा, और जो है इन हर रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फॉर द ईयर, ये वाला है जहां पे आपको जो है थोड़ा सा आपके जो है अलहदा हो जाता है। वो पार्टनर का अकाउंट हमने बताना चाहिए, उसकी इंप्लाई है, पार्टनर नहीं है, लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मैं इसको साइड पे कर दूंगा तो बाकी जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो इंडिविजुअल और एओपी में
कोई फर्क नहीं। जरा करते हैं, आप खुद बताएंगे कि ये वाला तो हमें किसी हद तक पता है, मैं पास हूं, आपने कहना सेल्स 380 एक इसमें पॉइंट था वो हमने डिस्कस कर ली, कौन से वाला, मिनिमम टैक्स वाला, ठीक है। और नीचे अगर वो रोक दे तो ठीक है, नहीं तो साइड पे लिख दे, क्योंकि एंड पे जब आप पहुंचे होते हैं तो क्वेश्चन में डूबे हुए होते हैं, आपको समझ नहीं आता, भूल जाते हैं, तो आपने एक साइड पे लिख देना है मैंने एंड पे क्या करनी है, इसकी मिनिमम नॉर्मल टैक्स निकाल के उसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, मिनिमम के साथ। चलें, जो है कौन से वाला, लेस सेल्स टैक्स, कौन से वाला है, हम ऐसे 380 कह रहे थे, लेस कौन से वाला, ट्रेड डिस्काउंट, तो बाकी क्या बचा 320, ये रेवेन्यू है। क्या पढ़ा है हमने, किसी ने मुझे नहीं रोका, मैं 380 बार बार कही जा रहा हूं, हालांकि एक रेवेन्यू क्या है 320, स्टिल 100 से ज्यादा, फिर भी 100 से ज्यादा है, लेकिन मुझे इसको इसलिए नहीं रोका, ठीक है जी। अच्छा, स्टिल क्या है, सेल्स टैक्स भी लेस किया उसने, वो वाला कंसेप्ट भी आपका टेस्ट कर लिया कि इनके जहन में, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि जब मैं क्या करूंगा, मिनिमम टैक्स लूंगा, इसका नहीं लेना बल्कि किसका लेना है, नेट सेल्स का। रेवेन्यू की डेफिनेशन में है एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट। चले, तो मैं अगर अब मिनिमम लूंगा तो मैं किसका लूंगा, 320 का, 380 का नहीं, ये कंसेप्ट हमें पता है। आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल, जब तक कोई बात ना बता दे जो कि नीचे उसने बताई हुई है तब तक ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, अलाउड है, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद कौन से, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कितने के, 146 के, तो उसकी वजह से क्या आया, लॉस बिफोर टैक्स। हमने जहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना है वहां पे क्या लिख लेंगे, लॉस बिफोर टैक्स, ठीक है। चले, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स, इसका मतलब है इसमें ये खर्चे शामिल हैं। नंबर 1, जो भी गलत खर्चा होगा क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। नंबर 2, उसकी सही ट्रीटमेंट ढूंढेंगे, जैसे अगर उसने इसमें कोई एसेट ऐड किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जितने का उसने एसेट ऐड किया उसको क्या कर देंगे, सॉरी एक्सपेंसेस में ऐड किया हो यानी लेस किया हुआ है सेल में से, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ये वाली बात समझ आती, और फिर उसके बाद उस पर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो 2 ट्रीटमेंट भी हो सकती है, एक ही ट्रीटमेंट भी हो सकती है, लें जी। तो उसके बाद दूसरा कौन से वाला है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, इसका मतलब है इसमें कोई खर्चे होंगे, गलत वाला हुआ तो हम क्या कर देंगे, ऐड। अगर उसकी और टैक्स की ट्रीटमेंट सेम हुई तो हम वो लिख के आगे लकीर लगा देंगे। कुछ ऐसा किया था, जैसे उसने सही ट्रीटमेंट की हुई थी, पता नहीं काफी सारे थे, तो हमने उनको लिखना जरूर है। क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है शो ऑल रेलिवेंट एग्जम्पशन, एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंस, तो हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो गलती समझेगा। जैसे उसकी और हमारी ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये ठीक है, ये अलाउड है, उसके आगे क्या लगा देंगे, वो कहीं ऐड में ऐड कर दें या किस में की लिस्ट में ऐड कर दें, आपकी मर्जी है। चले, ये बातें करने के बाद हम पहुंचते हैं कॉस्ट ऑफ सेल पे। सबसे औखा पॉइंट और सबसे पहले है, जरा देखिएगा, ठीक है। आपको डिस्पोजल का पता है, अगर इन काइंड में करें तो फेयर मार्केट वैल्यू, आपको पता है जो कॉस्ट, अगर इन काइंड में हम कोई चीज दें, वैसे तो कॉस्ट जितने पैसे दिए, लेकिन अगर इन काइंड में दें तो जो दे रहे हैं एसेट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। क्लियर है, चले, बस ये 2 कंसेप्ट थे, अगर आपको याद है तो ठीक है, इसलिए कहता हूं थ्योरी पे ज्यादा जोर दें, उसी की बेस पे क्या बनता है, न्यूमेरिकल। आइए, कॉस्ट ऑफ सेल, पेमेंट फॉर कितना, तो 12 मिलियन पेमेंट कर दी और कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्लूड है, अगर गलत हुआ ऐड बैक है। चले, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स कौन से वाला, 2 मिलियन। चले आगे पढ़ते हैं, टू हाशिम लिमिटेड फॉर अ परचेज ऑफ न्यू मशीन। इससे आगे पढ़ने से पहले बताएं उसने पेमेंट कितनी की, उसमें सेल्स टैक्स भी शामिल। एक तो ये गलती कर दी, ओ भाई आपका इनपुट टैक्स है, आपने 12 मिलियन की क्या परचेज किया, चाहे एसेट करें चाहे इन्वेंट्री, दोनों पे इनपुट मिलता है। ये पहले आपको नहीं था, मैं शायद पहले नहीं बता, इन्वेंट्री परचेज करें या एसेट परचेज करें, उन दोनों पे क्या मिलता है, इनपुट सेल्स टैक्स। लेकिन क्या उसको कॉस्ट या
परचेज या एक्सपेंस में शामिल करना चाहिए? नहीं। तो हमारा कितना खर्चा 10 का और 2 मिलियन हमारा एसेट, कौन से वाला? इनपुट। उसने क्या किया? उसने कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड पेमेंट ऑफ 12 मिलियन की पेमेंट की और सारी की सारी किस में ऐड कर दी? अल्लाह के बंदे, अगर ये खर्चा भी होता तो कितनी ऐड करनी थी? 10 मिलियन। ये क्या खर्चा है? नहीं, बल्कि हाशिम को पेमेंट की फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीन। भाई ये खर्चा थोड़ी ना है, ये तो कैपिटल नेचर का खर्चा है। इसको तो क्या करना है? डेप्रिसिएट। और अगर एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट हुआ तो क्लियर है। तो सबसे पहले तो उसने गलती की, कौन से वाली? 12 मिलियन किस में ऐड कर दी? इसको क्या कर दे? ऐड बैक कर दे, लॉस या प्रॉफिट दोनों, जो भी हो। हमारे केस में क्या है? लॉस है, तो हम ऐड बैक कर देंगे 12 मिलियन। जब एसेट की कॉस्ट निकालेंगे डेप्रिसिएशन के लिए, तो फिर कितनी लेंगे? 10 मिलियन, क्योंकि ये 2 मिलियन का इनपुट और आउटपुट तो हो सकता है सेल्स टैक्स। ये कई दफा पहले डिस्कशन हो चुकी है। सेल्स टैक्स ना कॉस्ट का पार्ट बनता है, ना ही इन्वेंट्री यानी एक्सपेंस का पार्ट बनता है। इन्वेंट्री की कॉस्ट का, एसेट की कॉस्ट का सेल्स टैक्स पार्ट नहीं बनता, बल्कि इनपुट होता है, आउटपुट होता है, उनको अलग रखा जाता है। तो बताएं, पहले तो 12 मिलियन क्या करना है? ऐड बैक करना है। उसने 12 मिलियन खर्चा किया हुआ है, गलत है। जब हम फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 12 माइनस 2 मिलियन। क्लियर हो गया? यहां तक ओके है? किसी को दोस्त को समझ ना आई हो तो पूछ सकता है। चले आगे चलते हैं, जरा आइए। फॉर मेकिंग प्लास्टिक कंटेनर, जो है मशीन उसने ली, और मशीन का क्या काम है? वो प्लास्टिक कंटेनर बनाती है। इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीन, ना सिर्फ 12 मिलियन पे किए, उनमें 2 मिलियन सेल्स टैक्स था, तो इसका मतलब है अभी तक उसने कॉस्ट कितनी पे किया? 10 मिलियन। ठीक है, फिर क्या हुई? साथ में एक मशीन भी एक्सचेंज की, हैविंग अ बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। बुक वैल्यू है 5 मिलियन, फेयर वैल्यू है 4 मिलियन। अब बताएं टोटल एसेट कितने का लिया? शाबाश। 12 मिलियन गलत है, इसको तो हम ऐड कर देंगे, ये हमने गलती ठीक कर ली, ये एक्सपेंस नहीं है। एक तो ये हो गए। अब आते हैं किसकी तरफ? एसेट की तरफ। एसेट कितने का है? अभी जो पेमेंट की 12 मिलियन, उसमें से 2 मिलियन, ये तो सेल्स टैक्स है, ये तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। तो यहां तक पेमेंट कितनी की? 10 मिलियन। ये हो गई। बदले में एक एसेट दिया है, अब वो एसेट डिस्पोज हो रहा है और एक्सचेंज भी हो रहा है। जब एक्सचेंज हो रहा हो और कॉस्ट निकालने लगे तो उसकी क्या लेते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है और फेयर मार्केट 4 मिलियन। तो अब बताएं एसेट कितने का? 14 मिलियन का। शाबाश, बस 14 मिलियन। चूंकि मशीन है और साथ में देखे ना, अक्ल वालों की निशानियां हैं, इनिशियल अलाउंस। शाबाश, तो 14 मिलियन पे इनिशियल अलाउंस, जो बाकी बचेगा उस पे डेप्रिसिएशन, फुल डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये क्या है? ये टेंजिबल है, इनटेंजिबल एसेट नहीं है, तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चले जरा। अब मुझे बताएं एसेट की बुक वैल्यू क्या है? बेचा कितने का? अब सेल पे आ जाते हैं। वो वाला मामला पूरा हो गया। कौन से वाला? 12 मिलियन ऐड कर देंगे, पहली बार गलती दुरुस्त हो गई। अब जब उसकी कॉस्ट लेंगे तो कितने का? 10 मिलियन प्लस 14 मिलियन। हमने कितने का बेचा? ये एक्सचेंज में दे रहे हैं कितने का? 4 का। और जो ले रहे हैं उस तो डिस्पोज, और एक ही उसमें आ गया। एक हम एसेट डिस्पोज कर रहे हैं और एक एसेट जो ले रहे हैं उसकी पेमेंट 10 मिलियन प्लस उसके साथ इन काइंड कुछ दिया है। जो इन काइंड दिया है उसकी क्या लेते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू। तो बेचा कितने का? 4 का। 4 का। क्लियर हो गया? उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 5। लॉस कितना? 1 मिलियन लॉस हो गया। तो ये काफी दुर्घटना वाली जो है ये एडजस्टमेंट थी, जिसमें 3-4 दोबारा से कितने का? 12 का या 10 का? 10 का। साथ में कुछ और दिया, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 4 मिलियन। टोटल कितने का होगा? 14। नया है
मशीनरी है और साथ में नया है, इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन साइड पे कर दें। जो एसेट बेचा कितने का, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, ये सेल, परचेज, डिस्पोजल, एक्विजिशन, वो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो एसेट जब अब साइड पे कर ले सारी बातें। एसेट बेचा, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 4, बुक वैल्यू बेचा कितने का, 4 का, और लिया कितने, सॉरी उसकी बुक वैल्यू, तो एक और ट्रीटमेंट बनेगी, कौन से वाली, ठीक है, लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट। क्लियर है? तो अब बताएं 12 मिलियन ऐड कर देंगे, लेस क्या करेंगे, इनिशियल अलाउंस, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। क्लियर हो गया? चलिए नीचे पढ़ते हैं। ओल्ड मशीन वाज परचेज कब, जनवरी 2020। हम इस दफा कौन से वाला साल चल रहे हैं, 2022। ओके, जनवरी 2020 को डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, तो हमने कर ली, हमने उसकी वर्किंग कर ली। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन वाज सेम एज अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द, ये क्यों कह रहा है, उन दोनों में फर्क होता तो फिर टैक्स का लॉस और होता, अकाउंटिंग का लॉस और होता। क्लियर है? तो फिर बुक वैल्यू के मुताबिक ना निकालते बल्कि टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू के मुताबिक निकालते। खैर, ये आगे एक और क्वेश्चन है, उसमें ये कंसेप्ट आ जाएगा। यहां तक सब ओके है? वेरी डिफिकल्ट, वेरी टेक्निकल और इसको गौर से पढ़ने वाली, तो आपने हर एक लफ्ज को गौर से पढ़ना है। इधर से आपका कोई 1.5 नंबर ज़ाया हो जाएगा। न्यू मशीन से आप डेप्रिसिएशन ले लोगे, हालांकि वो बार बार कह रहा है क्या है, न्यू मशीन है, ठीक है। इधर से आपका 1 नंबर और ज़ाया हो जाएगा। उसने बता दिया है 12 लाख इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ, सॉरी 12 मिलियन, उसमें क्या है, तो भाई आपने 12 मिलियन गलत किए और 2 मिलियन उसमें सेल्स टैक्स था। सेल्स टैक्स तो कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, वो तो इनपुट का पार्ट बनता है, या किसका बनता है, आउटपुट का। क्लियर है? और सेल्स टैक्स करने के बाद कर रहे हैं तो हमें ज्यादा कंसेप्ट क्लियर है कि एक हम जो पे कर आते हैं वो हम आगे जो है कभी ये एसेट बेचेंगे और उस पर सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे तो उसके अपना आउटपुट के साथ इनपुट एडजस्ट कर लेंगे। चले खैर, परचेज ऑफ, आगे चलते हैं, आगे फिर आसान है। अब देखें, अब यहां तक जो था वो परेशानी थी। एक उसने क्या दे दिया, लॉस दे दिया। दूसरा उसने पहली एडजस्टमेंट ऐसी दी है कि उसने क्या किया, दिमाग की बत्ती जला दी। अब आप आगे वाला क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे, परेशान है ना, कि पहले देखा तो पता नहीं वो 380 था, उसमें पता नहीं कोई डिस्काउंट भी था, अब 380 पे लेना है या 320 पे लेना है। फिर अगले थोड़ा सा आगे चले तो फिर वो क्या आ गया जनाब, वो लॉस आ गया। अब लॉस में ऐड करना है, लेस करना, थोड़ा सा आगे चले तो पहली एडजस्टमेंट। तो आप सोच रहे हैं अच्छा अब घर वालों से क्या कहूंगा। अच्छा चले, परचेज ऑफ राम, अब जरा देखिएगा, अब चीजें आसान है, उसने पहले आपको टेंशन में डाल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 40 मिलियन, अगेंस्ट विच नो विद होल्डिंग टैक्स वाज डिडक्ट। सारे का सारा डिसअलाउ कर, 20%। जब रॉ मटेरियल की बात हो तो हमने मैक्सिमम कितने तक जान, 20। अच्छा, लास्ट टाइम इससे आगे उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी थी तो हम यही समझे थे सारे का सारा रॉ मटेरियल, ये क्वेश्चन किया था हम, सारे का सारा। लेकिन अभी क्या है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एसी परचेज कितना, 120 मिलियन का रॉ मटेरियल उसने परचेज किया। तो अब बताएं टोटल कितना, क्लियर है, उसका 20% टोटल का लेंगे ना। और अभी हमने कितने पे वो नहीं किया, 40, तो इन दोनों का जो भी लोअर होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो हाँ, ये एडजस्टमेंट ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट थी। अब आगे चल, क्लोजिंग इन्वेंट्री डैमेज। अच्छा, मेरा ख्याल है एनआरवी लोअर ऑफ कॉस्ट है, एनआरवी ले, जब भी प्रॉब्लम हो हमें, स्लो मूविंग है, डैमेज है, आउटडेटेड इन्वेंट्री है, तो हम उसको किस पे लेते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर, वो वाला कंसेप्ट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री डैमेज कितने की, 18 मिलियन ड्यू टू हैवी रेन। अच्छा, दीज गुड्स वर डैमेज एंड इट वाज एक्सपेक्टेड टू फेच, फेच का क्या मतलब है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी, 12 मिलियन, कितनी, 12 मिलियन। क्लियर है? तो अब बताएं, हमने तो क्लोजिंग इन्वेंट्री डाल दी पूरे की पूरी। क्लोजिंग इन्वेंट्री से प्रॉफिट बढ़ता है, पता नहीं क्या, मेरे कंसेप्ट खराब नहीं करने। हाँ, मैं इधर से पढ़ा के निकलूं आगे, पता नहीं भाई
क्लोजिंग इन्वेंट्री से ये बताएं, क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, पहले तो ये बताएं कॉस्ट ऑफ सेल सेल में से, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल में से लेस होती है, तो ये अल्टीमेटली सेल में क्या होती है, ऐड हो रही है, प्रॉफिट बढ़ता है। बेटा मेरे कंसेप्ट नहीं खराब। तो खैर ये हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी ऐड की हुई है, 18, होनी कितनी चाहिए, उस तरह से ना सोचें। तो ये बताएं हमारी इन्वेंट्री कितने की, 18 की, अब कितने पे आ गई, कितना लॉस हुआ, 6 मिलियन का। तो जो मर्जी लिख ले, दोनों तरफों से आप सोच सकते हैं कि लेस होगा 6 मिलियन, हम क्या कर देंगे एज ए लॉस, एज ए यूं लिख दें लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, दोनों लिख दे, दोनों ठीक है। तो आप जो मर्जी लिख दें, इसको समझ ले। तो 6 मिलियन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आते हैं, यहां तक ओके है। चले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सैलरी ऑफ कितनी जो है 0.275, ये कितनी बनती है, 2,75,000, ठीक है। पेड टू कौन से वाले, ऑफिस बॉय इन कैश, हमारा 32,000 पर मंथ है। हमारी टोटल पे नहीं होती, हमारी तो एक रिवायत है, परंपरा है कि हम 32,000 से कम की जो सैलरी है वो किस पे कर। ही वॉज पेड मंथली सैलरी कितनी, 25,000 फॉर 11 मंथ, बात ही खत्म। अलाउड है, नहीं लिखेंगे इसको, कहीं जिक्र नहीं करेंगे, लिखेंगे और आगे कहेंगे अलाउड एज बिलो 32,000 और आगे लकीर डालेंगे, उस लकीर के फकीर हैं। चले वेयर हाउस, आगे चल, क्लियर हो गया। तो इसको लिखेंगे। अब देखिए आसान मार्क्स आ रहे हैं, तीसरा पॉइंट है और आसान है, ठीक है, लेकिन आपके आसान खता होने के बाद आसान आ रहा। वेयर हाउस रेंट कितना, 1.6 मिलियन, पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड लिंक्ड टू नोटिफाइड बिजनेस बैंक अकाउंट। तो कोई मसला नहीं, जिस तरह से पे करे जाएंगे तो पैसे, चाहे क्रेडिट से करें चाहे डेबिट, पैसे तो किससे जाएंगे, बैंक से। तो वो भी तो यही कह रहा था, डिमांड ड्राफ्ट हो, जिस तरह बैंकिंग चैनल के थ्रू पे कर। तो ये अलाउड है, यस अलाउड है। तो फिर क्या लिखेंगे, वेयर हाउस रेंट अलाउड और आगे लकीर डाल देंगे, लिखना जरूर है, ठीक है, उसको डैश करके आपको। ओके, बैड डेट कितने, 2.8 मिलियन। क्या कानून है, अगर तो इस साल एक्चुअल अगर वो कम अलाउड करें तो हम कम, पिछले साल के कम अलाउड किए थे उसकी रिकवरी हो गई तो वो वाला केस। क्लियर हो गया। अच्छा ये बताएं प्रोविजन अलाउड करता है, नहीं, प्रोविजन आ जाए तो स्ट्रिक्टली एड बैक कर देना। ये क्या कहता है, बैड डेट 2.8 मिलियन रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दिए, प्रोविजन नहीं डाली, एक्चुअली में राइट ऑफ कर दिए अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। पता चला ये बैड डेट है, हमने कर दिया, और अगर चुप है तो इसका मतलब है टैक्स वालों ने भी अलाउ कर दिया। क्या ये प्रोविजन है, क्या ये पिछले सालों के बैड डेट से मुतल्लिक नहीं, तो फिर सिंपल अलाउड है। और प्रोविजन हो एड बैक कर दे, पिछले सालों से मुतल्लिक हो तो वो कम ज्यादा वाला है ना कानून, वो वाला करेंगे। यहां तो सिंपल अलाउड है, तो हम क्या लिखेंगे, बैड डेट अलाउड और आगे क्या लगा देंगे, एक लकीर लगा देंगे। तो अब तो मुसलसल आसान क्वेश्चन आ रहे। क्लियर है। आगे लें जी, कमीशन ऑफ कितना, 3.2 मिलियन पेड टू वन ऑफ द मेंबर ऑफ, कौन से वाला, ठीक है, आजादी एंड कंपनी बाई क्रेडिटिंग द अमाउंट टू हिज बैंक अकाउंट। ये चूंकि एओपी है और मेंबर कौन होता है, पार्टनर को कोई पैसा नहीं देना सवाए प्रॉफिट के। हमने क्या किया, उसको कमीशन दे दिया, वाज़ेह तौर पर सैलरी, कमीशन, बोनस, कैपिटल पे इंटरेस्ट कुछ भी पे नहीं करना। तो ये वाला खर्चा क्या है, डिसअलाउड है, सही खर्चा नहीं है, डिसअलाउड है, तो ये क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। शाबाश। चलें, स्कॉलरशिप ऑफ कितना, 4.5 मिलियन पेड टू सारा, ये वही है जिनका एंड पे लिखा हुआ था, ठीक है। वन ऑफ द आजादी एंड कंपनी स्टाफ मेंबर, क्या ये पार्टनर है, ये स्टाफ मेंबर है, ठीक है।
फॉर हायर स्टडी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने स्कॉलरशिप पे किया है हायर स्टडी के लिए, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन CFAP पे यही बात है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय पे खर्चा करें, ट्रेनिंग का तो है ना, ट्रेनिंग वाला है, उससे मिलता जुलता कंसेप्ट है, तो ये एज एन एक्सपेंस अलाउड है, ठीक है। और नीचे उसने कहा है कि इस पे कमेंट करो, तो हम कहेंगे वो इसकी पार्टनर तो नहीं है, पार्टनर को पैसे नहीं दे सकते ना, ये पार्टनर तो नहीं है, बल्कि ये क्या है, एम्प्लॉय है, लिहाजा ये उसको क्या हो जाएगा, ये इधर अलाउड खर्चा है और उसकी इनकम में भी ऐड नहीं होगा, एग्जेम्प्ट होता है यूजुअली, ये इस तरह के एजुकेशन के जो खर्चे हैं। तो एजुकेशन के, हाँ एक डिफरेंट बात अब आई है, ठीक है, कि जी पूछे, सारा की इनकम फ्रॉम सैलरी के हिसाब से देखेंगे तो उसमें ये ऐड होगा कि नहीं? नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जो है ये CFAP लेवल का है, तो आप इसको उसकी इनकम के हिसाब से भी क्या समझे, एग्जेम्प्ट समझे, उसकी इनकम से भी, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड एक कानून है बाकायदा, ठीक है, तो वहां पे भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है, उसकी इनकम के हिसाब से देखें। तो क्वेश्चन ठीक था आपका, लेकिन उसके लिए भी ये क्या है, एग्जेम्प्ट है, एजुकेशन अलाउंस समझ लें। तो चलें आगे, पेमेंट ऑफ कितनी, 6.4 मिलियन फॉर द परचेज ऑफ स्पेशलाइज्ड, किस में ऐड किया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। एक तो सीधी सीधी गलती हो गई, तो पेमेंट कितने की है, 6.4 मिलियन की, और ऐड किस में किया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक तो सीधी सीधी गलती है, ऐड बैक कर दे, पूरी बात पढ़ के हो सकता है थोड़ा बहुत और भी हो। स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर जो है आजादी एंड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कब जो है स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर लिया है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए 1 अप्रैल 2022, टैक्स ईयर 22 ही है, और हम भी वर्किंग किसकी कर रहे हैं, 22 की कर रहे हैं, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 5 ईयर, तो क्या हो जाएगा 6.4। अब आगे की बात, 6.4 मिलियन हमने ऐड बैक कर दिया, वो तो गलत खर्चा था, क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आना चाहिए, नहीं, ऐड बैक कर दिया। अब बताइए इसकी सही ट्रीटमेंट क्या है, अमोर्टाइजेशन, और नंबर ऑफ डेज पे होगी इन द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। तो लें जी 1 अप्रैल को आगे पढ़ते हैं। ऑल दो सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन द डेट ऑफ परचेज, कौन से वाली, 1 अप्रैल। जो आजादी एंड कंपनी है उन्होंने क्या कहा है, AC members have decided to implement this software from जुलाई 2022 टैक्स ईयर 2023। बताएं, अवेलेबल फॉर यूज आ गया तो उस दिन से होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कौन से वाली है, ठीक है, जो 1 अप्रैल। अब बताएं कितने का सॉफ्टवेयर, एक तो 6.4 मिलियन ऐड बैक कर देंगे, गलत है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इसको नहीं आना चाहिए, साइड पे कर दिया। अब क्या आना चाहिए, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन होती है इन द ईयर ऑफ परचेज नंबर ऑफ डेज, अगर टेंजिबल हो तो फुल ईयर, और अगर इनटेंजिबल है नंबर ऑफ डेज, तो हम क्या करेंगे 6.4 डिवाइडेड बाई 5 ईयर मल्टीप्लाइड बाई कितने, अप्रैल के 30 91 मल्टीप्लाइड बाई 366, इसको 4 से डिवाइड करो, होता है या नहीं होता, अगर तो होता है तो 66, और अगर नहीं होता तो 65। नंबर ऑफ डेज देखने पड़ते, लीप का साल होता है ना कोई, ये नहीं है, बस ठीक है, तो फिर इसमें 360, समझ गए ना। अगर कोई साल 4 पे डिवाइड हो जाए तो उसमें कितने होंगे, 366 दिन, बाकी सब में कितने होंगे, उसका फेब कितने का होगा, 29 दिन का, 29, ये पता है ना कंसेप्ट, उस हिसाब से देख लेंगे। खैर 2020 को डिवाइड करो, 2020 को डिवाइड करो 4 से, बराबर हो जाता है। तो 2020 लीप का साल है, उसके अगर दिन हूं तो वो कितने होंगे, 366। 2024 डिवाइड करो, हो जाता है, हाँ 2024 हो जाता है, तो हर 4 साल बाद। तो आपके जहन में रखें 20, 24, 28, इस तरह से 100 4। चले बस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसके पैसे अलग। अच्छा चलो, डेप्रीसिएशन एंड फाइनेंशियल चार्जेस, जरा आइएगा, डेप्रीसिएशन कितने की, 2.1 मिलियन की, फाइनेंशियल चार्जेस 1.5 मिलियन के, किस पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ कार विच वाज एक्वायर्ड ऑन, दोनों ऐड बैक हो जाए, दोनों ऐड बैक हो जाए,
क्लियर है? 1 जुलाई 2021 टैक्स ईयर 2022 आजादी एंड कंपनी इंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद अ बैंक फॉर ए कार कितना अगेंस्ट एनुअल लीज रेंटल कितने 3 मिलियन के, ठीक है, पेएबल इन एरियाज। अभी समझे ये नहीं है, हमने चूंकि अभी उसका एओपी वाला नहीं किया, तो आप यही समझे कि कितने एरियाज हैं एनुअल, सॉरी कितने रेंटल हैं 3 मिलियन। तो हम क्या करेंगे 3 मिलियन को एज देखें, ये जो है 2.1 मिलियन और 1.5 मिलियन एड बैक कर दे। अलाउड क्या है रेंटल कितने हैं 3 महीने के, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ये मैं कह रहा हूं कि मैं इसको अभी आप नहीं पढ़ रहे, जरा आगे चलते हैं। फिर क्या कहते हैं, द कार हैज बीन यूज 80% फॉर बिजनेस यूज और 20%, तो 3 मिलियन सारे का सारा अलाउ कर दे 80%, ठीक है। थोड़ी सी इसकी वजह से चेंज आएगी, उसको कुछ डिवाइड और कुछ वो करना पड़ता है, वो अभी हम नहीं कर रहे, हम अपने कंसेप्ट को सिंपल रखते हैं। तो यस, अगर हम पीछे की तरफ चले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे बताएं इसमें एओपी वाले क्वेश्चन में और इंडिविजुअल वाले में कितना एक फर्क है? कोई फर्क नहीं। मैं ये नहीं कह रहा एओपी में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ जब वो कैपिटल अकाउंट बनाने का कहता है, किसका, पार्टनर का, वो डिफरेंस है। वो एक दिन का काम है, इंशाल्लाह हम कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बला नहीं है। मैंने अगर डिले किया हुआ है तो मेरी जिम्मेदारी है 100% कोर्स कवर करवाना। ये जानबूझ के क्यों मैंने कहा था ना कि इनकम के क्या हो जाता है साथ, तो बज़ाहिरन ये क्वेश्चन किसका है, इंडिविजुअल की इनकम का, लेकिन उसने ऊपर बताया हुआ है कि क्या है। तो आपको बिजनेस इनकम एओपी इंडिविजुअल दोनों सेम है। जो पार्टनर को पैसे जाते हैं ना, जब अगर वो यहां पे कह देता कि पार्टनर को बताएं कि उनकी कितनी इनकम है, तो यस, फिर हमें क्या बनाना पता, कैपिटल अकाउंट, वो हमने सीखना है, बाकी हमने कर। चले हम इसको अब सॉल्व करते हैं, आपने मेरे साथ करना है। हमने डिस्कशन पे मैं जानबूझ के ज्यादा टाइम लगाता हूं, ठीक है। चले अब हम एक एक करके करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ले जी, आजादी एंड कंपनी है, सेल है कितनी उसकी 380, लेकिन सेल्स टैक्स उसमें से लेस हुआ, उसमें से क्या, ट्रेड डिस्काउंट। बैठे, आपके लिए चाय मंगवाते हैं। अच्छा, नाराज हो गया, वो कहते बैठे, आपको मैं कह नहीं रहा, मैं उनको कह रहा हूं। अच्छा, वो यार जुगत लगाई, आप समझे ही नहीं, वो जा रहा था। अच्छा चल, जो है नेट सेल कितनी है 320, ठीक है, 320 मिलियन, बस इसका ख्याल रखना है। ले जी, हम स्टार्ट करते हैं टैक्स बिफोर टैक्स, जो है लॉस बिफोर नहीं, चाय पीती इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो पछता रहा हूं। लॉस बिफोर टैक्स, ठीक है। तो अच्छा ये बताएं कोई और इनकम है, तो हम सिंपल लॉस बिफोर टैक्स लिख के उसको शुरू कर सकते हैं। नहीं, अल्लाह के बंदो, वो कंपैरिजन फिर कहां करेंगे, कंपैरिजन वो इस वाला मिनिमम टैक्स वाला, यस, 2 तरह के होंगे। लिया, अगर वो कंपैरिजन ना कहता तो मैं शुरू कर लेता, लेकिन ये बताओ क्या मैं टैक्स निकाल के तो उसके साथ मैंने कंपैरिजन नहीं करना, तो वो कंपैरिजन मेरा कहां चला जाएगा, आगे कहीं, मैं उसको फेस पे शो करना है। तो बेहतर यही है कि मैं इसको क्वेश्चन को किस में करूं, वर्किंग में करूं, और इधर क्या लिखूं, नॉर्मल इनकम टैक्स, और कौन से वाला, और कौन मिनिमम, और उनका क्या करूं कंपैरिजन, ताकि मेरा साफ साफ जो मेरा फेस है वो जरा बेहतर लगे क्वेश्चन का। तो मैं उसको चाहूंगा कि आप किस में जाके करें, वर्किंग में जाके करें, चाहे एक इनकम है, लेकिन चूंकि इनकम के साथ इस टैक्स निकलेगा, टैक्स के साथ एक और टैक्स भी होगा, कौन से वाला, मिनिमम। लिहाजा बेहतर यही है कि इसका फर्स्ट पेज क्या हो जाए, इसका खाली छोड़ दे। हम क्या लिखते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो तो लिख लेंगे ना, आजादी एंड कंपनी फॉर द टैक्स ईयर, ठीक है, इधर रुपीज आ जाएंगे। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और वर्किंग 1, ठीक है। ले जी, वर्किंग 1 से हम स्टार्ट करते हैं। लॉस बिफोर कितना है, अच्छा इसको बताएं, 66 मिलियन है, 1000 में कर ले, आपकी मर्जी है। 66 मिलियन है, पूरा लिखते, पूरा लिखते, आजा आजा, नाराज नहीं हो। नहीं 66 नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ लाखों में भी फिगर है, वो प्रॉब्लम आ जाएगा ना, ठीक है। तो
नहीं है? अच्छा चलो 1000 तक कर, ना आपकी ना मेरी, 1000 तक कर, 1000 तक कर, ठीक है 1000 तक चले। आज 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 कौन से वाला? अच्छा पक्की बात है, सारे मिलियन में मुझे एक नजर देखने दे, आप एतबार नहीं होता भाईजान। ये देखें डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी, 14 की कितनी, वही तो कह रहा हूं ना, डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस में जाके चलें बस, ठीक है हम मिलियंस में करते हैं, ठीक है ओके अच्छा चले आ जाए कुछ मैं करूंगा ऐड, आपने इसके नीचे लेस करना है, मैं जो है चूंकि उस्ताद हूं और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता अच्छा चल चले आ जाए। ये जी हम कहेंगे पेमेंट ऑफ कितनी, 12 मिलियन। पेमेंट तो उसने गलत कर दी, और उसने ये पेमेंट किस में ऐड की हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल में। लें जी गलत खर्चा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कौन से वाला, पेमेंट अगेंस्ट एसेट, कौन से वाला, मशीन कर ले, कितनी 12 मिलियन, ठीक है हम ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि भाईजान ये क्या किया तूने। उसके बाद इसकी वर्किंग को अभी कर ले, क्योंकि उसने नीचे बता दिया कि इनकी डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसकी वर्किंग को अभी कर लेते हैं। अब ये गलत खर्चा था, कौन से वाला 12, ये तो हमने ऐड कर लिया। अब आओ सही की तरफ, सही 2, नंबर 1 इसकी डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस वगैरह, पहली बात। और दूसरी वर्किंग कौन सी बनेगी, दूसरी कौन सी वाली, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। चलें हम इसको करते हैं, हम इधर कहीं भी जो है एक और वर्किंग कर लेते हैं, और उसको वर्किंग हम अभी नाम नहीं देते, यहां पे हमें पता चलेगा कौन से कहां पे, यहां पे आना है या यहां पे आना है। मेरे ख्याल में डेप्रिसिएशन है वो यहां पे आएगी, ठीक है, तो बाद में कर लेंगे, पहले फिलहाल हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। नंबर 1 जो एसेट है उसकी कैश पेमेंट कितनी की है, कितनी, 12 - 2, ये लिखेंगे तो ठीक है वरना गलत, उसको बताएं, मैं समझता हूं। या फिर क्या लिख दें कि टोटल पेमेंट माइनस सेल्स टैक्स, तो कितना आ गया 10 मिलियन, उसमें ऐड करें फेयर मार्केट वैल्यू, लिखेंगे तो ही समझ आएगी, क्योंकि उसने क्या दी हुई है, बुक वैल्यू, भूल गए, ये देखें एसेट कितने 12 मिलियन का था, लेकिन उसमें से 2 मिलियन क्या थे, इसका मतलब है हमने पे किए हैं 10 मिलियन, 10 मिलियन। आगे चलें, फॉर द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, और साथ में एक ओल्ड मशीनरी दी, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 5 मिलियन, और फेयर मार्केट 4, हमने कौन सी लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन एक्सचेंज्ड कितनी, टोटल 14 मिलियन, ये हमारा एसेट है। अब बताएं ये नया है या पुराना, नया है, तो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। ले जी हम उस पे क्या लेंगे, इनिशियल अलाउंस कितना, एट 25%, बोले 3.5, ये लेस कर देंगे, कितना बच जाए 10.5। लें जी डेप्रिसिएशन एट 15%, सबको नजर आ रहे एंड पे, अगर है तो ये लाइट, अब ठीक है, ठीक है चले चले, ठीक है, ओह 1.57, ओके चले बताइए सर, इसको 8 कर दूं, इसको 8 कर दूं, 8.925, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, हमारे किसी खाते की नहीं, हमें क्या चाहिए, ठीक है, तो यस लेस करना है इनिशियल अलाउंस, और वर्किंग ये चूंकि 1 है मैं उसको वर्किंग 2 कह देता, कोई ना कोई रेफरेंस जरूर देना है,
वरना वो मार्क्स काट लेगा। हाँ, वो 1112 वाला नहीं है कि आपको नहर में से ढूंढता फिरेगा, उसने देखना नहीं मिल रहा, वो कह रहे वर्किंग हुई नहीं है, इसने साथ वाले कहीं का मतलब छापा लगाया। चले वर्किंग 2, तो कितना इनिशियल अलाउंस कितना 3.5, फिर कौन से वाला डेप्रिसिएशन, इसके लिए भी वर्किंग 2 कौन सी कितनी 1.5 है। क्लियर है? ये ओके हो गया, हमारा यहां तक ओके हो गया। अब जो एसेट दिया उसकी बुक वैल्यू हमारे पास, लेकिन उन्होंने कितने में एक्सचेंज किया 4 मिलियन में। तो यस, लॉस ऑन सेल ऑफ जो है एसेट कर ले। तो वर्किंग 3 लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या डिस्पोजल ऑफ एसेट, जो मर्जी कहे। और इस पे फिर वही डिस्पोजल वाला कानून लगेगा कि अगर आप इन काइंड में लेते हैं तो फिर आपने फेयर मार्केट वैल्यू और फलां फलां वो सारा, ठीक है। लें जी, अब आपने जो बुक वैल्यू क्या थी 5 मिलियन, लेकिन आपने क्या लिया जो है, यानी बेचा कितने का, बल्कि इसको यूं कहें कंसीडरेशन, शाबाश, कंसीडरेशन रिसीव्ड कितनी 4 मिलियन, बुक वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू, अच्छे लफ्ज लिखे, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी 5, तो कितना 1 का क्या है लॉस है, ये भी लेस होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। नहीं समझ आई? ओके चलिए, लॉस, अच्छा तंग आ गया है इतना समझा। हाँ सर जी, अल्लाह दी कसम समझ आ आगे। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। नीचे सारी वही बात है कि जनाब टैक्स वालों की और हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू एक जैसी है, लिहाजा हमारा लॉस भी बराबर होगा, वरना फिर हम टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू लेते, ठीक है। तो ये जो है ये वाली रिटर्न डाउन वैल्यू 5, वो कहता है अकाउंटिंग और टैक्स वालों की बराबर है। यूजुअली बराबर नहीं होती क्योंकि उनके रेट अपने होते हैं हमारे, तो हमें कौन से वाली रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए, टैक्स वाली। शाबाश, बस ये वाला पॉइंट हो गया। अब तो आगे हमने भागते जाना है। लें जी, परचेज ऑफ, ठीक है, नहीं सांस ले लें, ओके चलें। परचेज ऑफ कौन से वाला, रॉ मटेरियल कितने का 40, इस पे टैक्स नहीं दिया, सारे का सारा डिसअलाउ हो जाएगा। नहीं, टोटल लिया हमने कितना 120, यस, इसके लिए मुझे वर्किंग करना पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए वर्किंग, हमें इसको 2 कहा, इसको 3, इसको 4 कह दो, वर्किंग 4। और जो है ये रॉ मटेरियल कौन से वाला, जिस पे टैक्स नहीं कटा, ठीक है, वो कितना है 40, और रॉ मटेरियल कौन से वाला 20%, ठीक है, तो ऑफ टोटल कितना, वो कितना है 24, डिसअलाउड लोअर, ये कानून तो पता है ना आप लोग, ओके। तो 24 विल बी डिसअलाउड, तो मैं डिसअलाउड इतना हो जाएगा। डिसअलाउड का क्या मतलब है, खर्चा डिसअलाउड, इसका मतलब है ऐड हो जाएगा, शाबाश। तो RM रॉ मटेरियल डिसअलाउड, अगर आप कहें ऑन द अकाउंट ऑफ नॉट डिडक्शन ऑफ टैक्स तो आप कह सकते हैं, लेकिन वर्किंग का निशान जरूर देना है। वो कौन से वाला, वर्किंग 4 24 जी 24। और आगे चले, ये हो गया पॉइंट। देखिए कोई एडवांस टैक्स नहीं, कोई टैक्स क्रेडिट नहीं, कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं, फिर भी क्वेश्चन को वो मुश्किल बना सकता है। देखिए हमारी मुश्किल कहां से शुरू होती है, टैक्स पेबल के बाद जो आती हैं चीज़ें, उसके लिए मैंने फॉर्मेट देखा, भिजवाया है, अब नॉन्ग वालों को भिजवा दूंगा, इनको जो है भिजवा दिया है, वो आपने 2-3 दफ़ा पढ़ना है। क्लियर है? ज़रा आते हैं नेक्स्ट। तो इनकी चीज़ों के बावजूद भी वो क्वेश्चन को मुश्किल बना सकता है। आज ये वाला हमारा हो गया। अब हम आते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर द डैमेज्ड फिनिश गुड्स 18, लेकिन अब वो किस पे आ गई है 12 पे, ठीक है। उसने रिकॉर्ड जो है 18 पे की हुई है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यस, लोअर ऑफ कॉस्ट और
NRV, इतना भी लिख दें तो ठीक है। 18 माइनस 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट चलते हैं। सैलरी अलाउड है, ऑफिस बॉय की है 25,000 से नीचे है, लेकिन हम लिखेंगे, ठीक है, तो ऑफिस बॉय सैलरी और अलाउड कैसे लिखेंगे, एज बिलो कौन से वाला 32,000 अलाउड, हम लकीर लगा देंगे। फिर नेक्स्ट ये हो गया, ये वाला हो गया। उसके बाद कौन से वाला, वेयर हाउस रेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू पे किया। मैं सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउस लिख रहा हूं, आपने पूरी बात लिखनी। कौन अलाउड एज पेड थ्रू बैंकिंग चैनल, मैं बैंकिंग चैनल कितना लकीर लाल। नेक्स्ट बैड डेट, भाई बैड डेट हुए, एक्चुअल हुए, राइट ऑफ किए, ये कौन सी प्रोविजन है, तो ये अलाउड है, ठीक है, तो बैड डेट हम क्या कहेंगे, अलाउड। देखिए आसान है, इनका आधा नंबर तो होगा ना कम से कम, तो हमें मुफ्त के नंबर है। कमीशन 3.2 मेंबर को पे कर दिया, अलाउड नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐड बैक कमीशन टू मेंबर कितना 3.2 मिलियन। चलो लें जी, स्कॉलरशिप किसका 4.5 अलाउड है, ये आज आपको पता चला कि, तो इसका मतलब है जो एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप पे किया जाए, जो पे करते हैं उनको अलाउड है, और जो रिसीव करता है उसके लिए एग्जेम्प्ट है। बस ये आज नई बात पता चली। तो स्कॉलर SCA स्कॉलरशिप टू सारा, ठीक है, अलाउड। एजुकेशनल जी, तो फिर नहीं, फिर नहीं होता, तो यूजुअली ये कंपनी की ओवरऑल पॉलिसी होती है कि वो स्कॉलरशिप पे करेगी, वो ट्रेनिंग करवाएगी, तो ओवरऑल इस तरह से कुछ हो। अब इवन इसी को भी अगर ये टर्म्स ऑफ कंडीशन ना एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना लिखा हो, तो आप इसी को डिसअलाउ भी कर सकते हैं। सीफैब का है, आप मुझे लगता है कि आपको उसने शायद ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए दिया है, AOP वाला कंसेप्ट, तो इस वजह से कि AOP आप उसका कैपिटल अकाउंट ना बनाने लग जाए, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर नहीं है, मेंबर नहीं है, बल्कि क्या है, एम्प्लॉय, उस वजह से शायद डाला हो, अदरवाइज इसको ऐड भी नहीं करना चाहिए। चले खैर, उसने दे दिया तो हमने उसको कर लिया। जरा आगे चलते हैं। फिर कौन से वाला पेमेंट, और कौन से वाला 6.4 मिलियन, ये क्या किया उसने सॉफ्टवेयर खरीदा है और उसको क्या कर दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड कर दिया है, यानी ओवरऑल सेल में से क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो इसको क्या होना, ऐड होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर पेमेंट कितनी 6.4 मिलियन, गलत कर दी, सही क्या करना है इसको, 6.4 मिलियन कब, 1 अप्रैल से कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो क्या 6.4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, तो हम कहीं यहां पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग 5 जरूर वर्किंग करनी है, अगर नहीं करनी तो फिर क्या करना है, यहां पे लिख ले एमोर्टाइजेशन, ठीक है, तो हमने क्या करना है 6.4 ओवर 5 6.4 ओवर 5 6.4 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय 91 डिवाइडेड 365 0.319, ठीक है। आगे ये डेप्रिसिएशन हो गई, सॉरी अमोर्टाइजेशन हो गई। आगे चलते हैं। ये डेप्रिसिएशन दो, एक डेप्रिसिएशन है और एक कौन सी है, फाइनेंशियल चार्ज। एक कौन से वाला, फाइनेंस, इनको क्या करना है, ऐड बैक। डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट,
ठीक है, लीज कितना है 2.1 और फाइनेंशियल चार्जेस ऑन लीज्ड एसेट कितना 1.5। आखिरी बात वो कहता है कि एनुअल जो है हमने 1 जुलाई 2021 को जो है हमने एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद बैंक फॉर कार कितनी 10.5 अगेंस्ट एनुअल कितनी है 3 और हम किसको इग्नोर कर रहे हैं इसको, क्योंकि अदरवाइज जो है 10,500 यानी 10.5 से डिवाइड होता मल्टीप्लाइड होता 2.5। वो क्यों होता है वो बाद के केस है। हम अभी अगर आंसर में ये बात आए भी सही आपने उसको इग्नोर करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है 3 मिलियन एनुअल क्या है रेंटल है, लेकिन कितने है बिजनेस के लिए 80%। बिजनेस के लिए कितना यूज हुआ है 80%। तो हम करेंगे, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, अच्छा इसको लेस करना है ऐड करना लेस करना है, ऐड तो गलत खर्चे दोनों हो गए ना। तो अब दोबारा से डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, उसने लेस की होगी, हम क्या कर रहे हैं ऐड बैक। फाइनेंशियल चार्जेस अलाउड नहीं है, उसने क्या किया लेस किया हुआ, हमने ऐड बैक करना क्या था लीज रेंटल लेस करने थे, वो हम क्या करेंगे लेस कर। ठीक है, तो लीज रेंटल ठीक है कितना 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 80% 2.4। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं उसने डिवाइड किया होगा 2500 से डिवाइड किया होगा मेरे ख्याल 10.5 या अगर 1000 में होगा तो 10,500 और मल्टीप्लाई किया होगा 2500 से या 2.5 से। आपने उसको इग्नोर करना है इस सोल्यूशन में, ये वाली बात को आपने क्या करना है इग्नोर करना है। आपने सिर्फ 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 80%, उसकी लॉजिक बाद में बताएं। ले जी हमारे खर्चे हो गए जिसको हमने क्या करना है लेस करना है, हमारे खर्चे हो गए जिनको हमने क्या करना है ऐड करना है। 49.2 ये हमने ऐड करना है 14.7 और 99। ठीक है, ये हमने क्या करना है लेस करना है, इसको लेस कर दें तो हमारी प्रॉफिट है या लॉस है, फिर भी लॉस है, लॉस बिफोर टैक्स सही वाला कितना 31.599। ले जी हम वर्किंग 1 से गए, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं बल्कि लॉस फ्रॉम बिजनेस कि कितना 31.599। ये चूंकि लॉस है लिहाजा इस पे तो टैक्स, इनकम होती तो हम टेबल 1 या 2 में, और वो कितने से शुरू होती है 6 लाख से, ये तो क्या है लॉस है, लिहाजा हम इसका लिखेंगे नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी 0। ऐसा ही है ना, नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी 0। क्लियर है ना, जाहिर है इसमें लॉस पे कौन सा इनकम पे बनता है ना। ठीक है, तो ये हाँ वन ऑफ द जो है अपने काइंड का क्वेश्चन है। तो लिहाजा 31.99 हमारा क्या है लॉस है, लॉस पे टैक्स नहीं होता, इनकम पे होता है, और इनकम अगर 3 लाख रुपए है फिर भी टैक्स नहीं होगा। क्लियर है ना, वो कहां से शुरू होती है पता नहीं 6 क्लियर हो गया। तो अगर लॉस है तो फिर तो बनती नहीं है, यहां पे हमने लगा दिया लकीर, लेकिन उसने क्या किया था मिनिमम टैक्स, शाबाश, क्योंकि उसने हमें रोका नहीं है, लिहाजा हमें ये वाली वर्किंग करना पड़ेगी जो कि आप अक्सर भूल जाएंगे। चलें भी देखते हैं। जी बेटा हम जरा देखते हैं, अब हमारी सेल कितनी है 380, सेल्स टैक्स कितना है
ये पार्ट होना चाहिए, नहीं, लेस कर दिया। ट्रेड डिस्काउंट ये भी नहीं होना चाहिए, तो फिर हमारी सेल कितनी है 320। ये जी मिनिमम टैक्स क्या बनेगा 320 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। कम भी होता है, कम भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चले, तो ये कितना हो 4 मिलियन। अब बताएं, बस इतने तक छोड़ दें? नहीं, हम कहेंगे कि 4 मिलियन कैरी फॉरवर्ड फॉर 3 ईयर्स, या हम इतना भी कह सकते हैं कैरी फॉरवर्ड फॉर 2023, 24 एंड 25, जो मर्जी कह दे, फॉर 3 ईयर्स लिख दें, वो ज्यादा बेहतर है। तो कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 4, और अगर हमारा आती नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 1, तो कितना होता 3 मिलियन कैरी फॉरवर्ड होता, द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल और मिनिमम। और अगर हमारा ये होती 5, तो फिर कुछ कैरी फॉरवर्ड ना होता, बल्कि हम कितनी 5 की पेमेंट कर देते। क्लियर हो गया? क्योंकि हमारी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 0 है, सारे का सारा मिनी इस दफा पे कर देंगे, अगले 3 साल तक हम इसको क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो यस, इसमें 2-3 बातें एक्स्ट्रा थी, ये हमें नया। कल इंशाल्लाह फिर क्लास होगी, उसमें हम कोशिश करेंगे 2 न्यूमेरिकल या कोई एक टॉपिक पढ़ के पूरा, जैसे एओपी है, उसका न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें। थैंक यू।